ना माने हार मंजिलें पाने तक वो है हम, मरुथल में खिला दे सपने सुनहरे वो है हम, तूफानों से लड़कर चट्टानों में भी राह बना दे वो है हम, अंधेरों को चीर कर सवेरा बना दे वो है हम, आंधियों से जला चिराग पर उम्मीदों का लौ जगा दे वो है हम, ठोकर से सीढ़ी बना दे वो है हम, ज़मीं पर फलक के सितारों को सजा दे वो है हम, हौसलों से आसमान को अपने अनुसार अपने हिसाब से ही ढाल दे वो है हम, माटी पर इतिहास लिख दे वो है हम, और अलबेला राजस्थान में आप सभी को एक नायाब हीरे से मिलवा दे वो है हम। बहुत बहुत आपका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम सा, खमागणी सा। मैं हूं आयुषी शेखावत। आपके पसंदीदा कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई आयुषी, बहुत कमाल की बात है, बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है किस कविता के साथ। नमस्कार दोस्तों, देखने वालों, मेरा नाम अनुराग है और हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान हैं। देखिए, मैं आपको परिचय कराऊं उनसे, उसके पहले बताऊं आपको कि निदा फाजली ने एक बहुत अच्छा शेर कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। और हमारे आज जो स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जिनसे आपको मिलवाएंगे, वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट है, मरीज़ों का इलाज करते हैं आप, और पैशन से, जुनून से आप एक पेंटर हैं, आप एक चित्रकार हैं। देखिए, कोई चित्रकार जो होता है, जो पेंटर जो होता है, वो एक भगवान का स्वरूप होता है। बिल्कुल। आप इस बात को ऐसे देखें कि ईश्वर ने पूरी कुदरत बनाई है, मानो उसने चित्रकारी की है, तो उसी के रूप में जब कोई इंसान पेंटिंग करता है तो मुझे तो वो ईश्वर का रूप नज़र आता है। और हमारी जो मेहमान हैं आज, आप जैसा आपको बताया, मैं डॉक्टर हैं प्रोफेशन से और पेंटर हैं पेशे से, आप हैं डॉक्टर सुषमा महाजन। आपका इस प्रोग्राम में हमारा बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका, आप यहाँ पे आए और बहुत स्वागत, सत्कार, अभिनंदन आपका। हम प्रफुल्लित हैं कि आप यहाँ पधारी हैं, हमारे साथ हमसे बातचीत करेंगी, बहुत मज़ा आने वाला है बातचीत करने में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब इसलिए कह रहा हूँ कि यहीं से मैं बात शुरू करूँगा कि अभी भी मैं डॉक्टर ही हूँ, आप डॉक्टर साहब बोल सकते हैं। ये बताएं कि साहब, ये कैसे आपको कब और किस वक्त पता पड़ा कि हाँ, आपको पता पड़ा कि आप वैसे तो डॉक्टर थी आप, ये कब पता पड़ा कि आपको पेंटिंग करनी है? पर इसके पहले आप इसका जवाब दें। मैं चाहता हूं कि हम आपके कुछ जो आपने काम किए हैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, जिससे कि एक तारतम्य बैठ जाए आपके काम में और आपकी बातों के अंदर। तो क्यों ना एक एवी देख ली जाए आपके कामों की। बिल्कुल, चलिए आइए। क्या बात है अनुराग जी, कितनी अच्छी पेंटिंग्स थी। मुझे वो गाना याद आ रहा है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। देखिए, और वो चित्रकार हमारे समक्ष ही बैठे हैं। हमने नाम बता भी दिया, डॉक्टर सुषमा महाजन। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा सवाल था आपसे पहला, जो आपसे मैंने पूछा था कि आपको कब और किस वक्त ये लगा कि आपको पेंटिंग, आपके अंदर एक प्रतिभा है? मुझे नहीं पता लगा जी। एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मेरी बेटी 12th में थी 2020 मार्च में, उसका बोर्ड्स एग्जाम थे, उसको स्कूल वालों ने फाइन आर्ट सब्जेक्ट लेके दिया था जी, क्योंकि उसमें फुल स्कोर आता है जी। तो उस टाइम आपको मालूम है कंपटीशन कितना स्ट्रांग होता है, तो एक एक मार्क की वैल्यू होती है। तो उन्होंने बोला मैम इसको फाइन आर्ट्स लेके दीजिए, तो हमने उसको फाइन आर्ट्स लेके दिया। उसमें एक वाटर कलर पोस्टर बनाना था प्रोजेक्ट के लिए, और मेरी बेटी बोली मम्मा मुझे तो आर्ट्स आता नहीं है। तो मैं कहा मुझे भी नहीं आता, लेकिन हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको सिखाने के लिए फरवरी में रादर यूट्यूब वीडियोस देखे कि कैसे एक वाटर कलर पोस्टर बन सकता है। तो उसको सिखाने के लिए मैंने घर पे सप्लाइज लेके आई और मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे और उसको मैंने ट्राई किया। और क्योंकि आप एक वाटर कलर पोस्टर, सिंपल सा पोस्टर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो आप जब देख रहे थे आपको अच्छा लग रहा था और आप जब बना रहे थे तो अच्छा लग रहा था जी। तो विदिन 7-8 डेज हम उसको बना पाए और बड़े आराम से उसने अपने पेपर में बना लिया। 7 या 8 दिन लगे। 7-8 दिन में वो पोस्टर समझ गए कि कैसे बनाना। सिंपल पोस्टर था, तो वो उसको समझ आ गया और उसने बना भी लिया। फिर हमने सप्लाईज बंद कर दी, काम खत्म हो गया, बोर्ड खत्म हो गए और 2 हफ्ते के अंदर कोविड लॉकडाउन हो गया। अच्छा। तो सडनली मेरा हॉस्पिटल 2 महीने के लिए बंद हो गया और आप पूरा दिन काम करने, जो आपको आदत होती है, पूरा रूटीन है मेरा कि सुबह से लेके शाम तक आप हॉस्पिटल में खाली नहीं बैठ पूरा सकते, खाली हो गए थे जी, जी। बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि आपको मालूम है जब पहला वेव आया था तो लोग इतना डर गए थे कि कोई घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था जी।
हॉस्पिटल जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, तो पूरा दिन आपके पास था। तो उस टाइम क्योंकि मैंने जस्ट 1 महीना पहले ही वाटर कलर्स के साथ मैं अपना बेटी के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं उसके साथ और खेलती हूँ। क्या बात। टाइम पास करने के लिए मैंने वाटर कलर्स वापस खोले और उसको स्टार्ट किया। तो ये कोई मुझे ख्याल नहीं आया या मुझे कोई अंदर ऐसा पैशन जो मेरे बचपन में था जो मैं कभी टाइम नहीं दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सडन एक हुआ एक्सीडेंट है एक तरह से मेरे साथ, हैप्पी एक्सीडेंट, कि आपको बेटी के प्रोजेक्ट के कारण वाटर कलर्स घर पे आए और कोविड लॉकडाउन हुआ और उसके कारण मुझे सडनली लगा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। और आपको इतना बड़ा कलाकार बना दिया। बिल्कुल। और अनुराग जी, मैं कहना चाहूँगी, अभी अभी बेटी की बात करी कि बेटी के साथ मिलकर कैसे उन्होंने सोशल मीडिया से और वैसे चित्रकारी करी, तो अभी वही है कि आपने बेटी की बात करी तो बेटी से मुझे बचपन याद आ रहा है और सभी को अपना बचपन बहुत याद होता है। जब भी अनुराग जी, अगर हम आपकी बात करें या मेरी बात करें तो बचपन का नाम आते ही एक मीठी सी जो याद है और मुस्कुराहट हमारे फेस पर आई जाती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ पली बड़ी आप? मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ जी। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनका हर 4-5 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था, तो इसलिए हम लोग पंजाब में 4-5 जगह पे, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, हमारी ऐसी जगह पे हम रहे हैं। और क्योंकि उनका 4-5 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था तो हर 4 साल बाद हमें स्कूल बदलना होता था, तो नए स्कूल, नया टीचर, नया फ्रेंड्स, नया घर। तो वो बचपन में मुझे आदत हो गई थी कि चेंज जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था नया घर, नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता था। सो मेरा जो चाइल्डहुड था उसमें ये चेंज हमारा एक नॉर्मल फीचर था। हमें पता होता था कि हम ये घर हमारा परमानेंट नहीं है, हम 4 सालों बाद जाने वाले हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए हम यूज्ड टू हो गए थे। सेकेंडली मेरे फादर, वो मेरे रोल मॉडल भी हैं, तो वो बहुत डिसिप्लिन थे। तो हमारे घर में एक बेसिक डिसिप्लिन जो फॉलो होता था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो आज तक मैं उसको फॉलो करती हूँ जी। तो अभी भी मैं 10 o'clock 9:30 सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज फॉलो करना ही करना है। तो पापा से मैंने ये सीखा कि लाइफस्टाइल का अगर वो पार्ट हो जाता है ना, तो उसका डिसिप्लिन का आपको वैल्यू बहुत जल्दी पता लगे या बाद में, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो। तो मैंने फादर जो मेरे थे वो अपने टाइम से आगे सोचते थे कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही। उन्होंने मुझे बोला कि आपको प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो मुझे मेडिकल के लिए उन्होंने एडवाइस किया। सो मुझे लगता है मेरे चाइल्डहुड में मेरे फादर के कारण मुझे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, चेंज, इन सब की मुझे आदत हो गई और मुझे अच्छा लगा। तो उसके कारण मेरी लाइफ काफ़ी इजी हो गई। मैंने बाद में देखा है कि जो भी मैं करना चाहती हूँ उन वैल्यूज़ के कारण मैं कर लेती हूँ। डॉक्टर सुषमा महाजन एक बहुत अच्छी बात बोल रही हैं कि चेंज जो आपके जीवन में आया था वो उनको बड़ा एक्साइटिंग लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। देखिए, चेंज, बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आप एक मैसेज भी दे रही हैं हमारे देखने वालों को कि बदलाव हमेशा अच्छा होता है, आपके अंदर कुछ नया लेकर के आता है, नया सृजन करता है। और आप तो खुद एक चित्रकार हैं, पेंटर हैं, डॉक्टर हैं प्रोफेशन के साथ, तो ये बदलाव इनके जीवन में पॉजिटिव लेकर के आया। तो चेंज करते रहिए, बदलते रहिए, सीखते रहिए, शायद जीना इसी का नाम है। बिल्कुल। डॉक्टर महाजन, ये रेडियोलॉजी और पेंटिंग दोनों एकदम अलग विधाएं हैं, एकदम एक्सट्रीम पे खड़ी हुई हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि दोनों ही कामों के अंदर प्रिसिशन बहुत ज़रूरी है। कि एक ज़रा सी भी चूक किसी बात को खराब कर दे या किसी चीज़ को बना दे। हाँ जी। तो शायद ये कहीं एक तो ये कॉमन बात है जिसने कि जो आपको लगता है कि बड़ा इजीली आप इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, पेंटिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। उसके कारण मेरा जो स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और उसमें प्रिसीजन और अटेंशन टू डिटेल चाहिए। उसके कारण जो मेरा स्टाइल है वो रियलिज्म की तरफ गया है। पर अदरवाइज आई फील कि अब हर एक इंसान के अंदर थोड़ा बहुत आर्ट तो होता ही होता है। किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। मेडिकल प्रोफेशन में भी हम लोगों को जैसे अपना कोई भी चीज़ बनाना है तो डायग्राम बनाने पड़ते हैं। हम लोगों को वी आर यूज्ड टू कि ड्राइंग बनानी है, क्योंकि कुछ भी बनाने के लिए में डायग्राम साथ बनाना पड़ता है। तो वो हमारी आदत होती है कि कोई भी क्वेश्चन आए साथ ही डायग्राम बना दीजिए। तो इसी से मैं बात पूछूं आपसे, आप यानी कि आप तो स्टूडेंट थी बायोलॉजी की। बिल्कुल। तो बचपन में जब आप चित्र बनाती होंगी, वो बॉडी पार्ट्स बनाने पड़ते थे या सब्जियां बनानी पड़ती थी, जानवर बनाते थे, अच्छे बना लेती होंगी? अच्छे बनते थे डेफिनेटली, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि पेंटिंग की जाए, ऐसा कभी फील नहीं आया, क्योंकि अच्छा था। लेकिन
मुझे लगता है हमारे टाइम में स्टूडियस होना बहुत अच्छे माना जाता था कि आप अच्छे हो स्टडीज़ में तो आप बड़े अच्छा जा रहे हो जी। तो इन चीज़ों को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था कि अगर आप ड्राइंग भी अच्छी कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हो तो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। ड्राइंग बाद में करना, पहले पढ़ाई कर लो बेटा। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है काफ़ी लोग चेंज होना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आज भी करियर के नाम पे जैसे ही आप 9th 10th 11th 12th में आते हो तो पेरेंट्स को होता है कि आप स्टडीज़ पे फोकस कर लो, आपके जो बाकी पैशंस हैं, मान लीजिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या आप डांस सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बैक सीट हो जाता है क्योंकि उनको लगता है कि करियर का फेज़ है। तो हमारे टाइम में तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा करिकुलर को तो कुछ मानते ही नहीं थे, ऑप्शंस भी कम थे। हाँ, ऑप्शन भी कम थे और उनको अच्छा है अगर आप कर लेते हो, लेकिन स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। और हमारे टाइम होता था मेडिकल या नॉन मेडिकल, अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हो जी। तो मेरे लिए नेचुरल चॉइस मेडिकल था, क्योंकि मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, तो घर में कोई डॉक्टर हो तो आपको लगता है कि ठीक है मेडिकल में रोल मॉडल मिल गया आपको। हाँ, और पहले लोग कहते भी थे अनुराग जी के क्या बनोगे बड़े होके, डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनना होता था। आई थिंक अब तो काफ़ी चॉइसेस आ गई हैं, पहले तो बहुत चॉइसेस लिमिटेड थी, पर आज भी मुझे लगता है जैसे कि मैं ट्रेंड देखती हूँ कि 25 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं मेडिकल नॉन मेडिकल में, अभी भी वो ट्राई तो करते ही हैं पहले, जबकि उनको पता होना चाहिए कि अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है उस चीज़ के लिए तो मत करिए, आपका जो पैशन है। अब इतने सारे फील्ड्स आ गए हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा मानना है कि आप कुछ भी चूज करिए, उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए, रादर कि आप ये जो रैट रेस है ना मेडिकल नॉन मेडिकल, इनको जाने की बजाय जो आपका पैशन है आपको वो फॉलो करना चाहिए। और आप सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे राजस्थान की बेटी हैं और इस मंच पर है, हमारे लिए गर्व की बात है। और अनुराग जी महिलाओं के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत है, हम सभी महिलाओं के लिए कि कैसे मैनेज करती हैं महिला, एक घर भी संभालती हैं, साथ में आप रेडियोलॉजिस्ट भी है, हॉस्पिटल भी संभालती है, और साथ में जो अपना जो पैशन है, अपना शौक है, वो भी आप पूरा करती है। तो मुझे ऐसा लगता है अनुराग जी कि कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग अगर आपके साथ में है बहुत जरूरी तो ये सब सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और एक जो मैरिड जो महिला होती है, साथ में बच्चों की माँ भी होती है, तो उनके साथ में काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वो आपने कर दिखाया। आई थिंक आसान नहीं, उसके बिना मुमकिन करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपका फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, आप जितना मर्जी क्लेम कर लें कि आप बड़े हार्ड वर्किंग हैं, आप बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट के बिना आप एक लेवल तक जा सकते हो, उसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। जी जी डॉक्टर महाजन, एक बात और देखिए, मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और एंड सम और द अदर मेरा बड़ा विश्वास है जेनेटिक्स के अंदर। ओके, व्हाटएवर आई एम बिकॉज ऑफ माय जेनेटिकल राइट हायरार्की जो मुझे मेरे परिवार से मिली। आपकी बहन डॉक्टर हैं, आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, तो अब आपके परिवार में आपकी बिटिया हैं जो वो खुद भी एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं और वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से MBBS कर रही हैं, तो क्या कोई ऐसा भी कोई है अब आपके जो बेटे हैं या आपकी बिटियां हैं वो पेंटर भी हैं? मेरे बेटे को पेंटिंग का शौक था, वो जब रादर में उल्टा दिमाग में बात आ रही थी कि जरूर ऐसा होगा कुछ। स्कूल में जब वो था तो 6th 7th में था तो वो स्केचिंग करता होता था, बहुत अच्छी करता था। तो रादर जब मैंने पिकअप किया तो मैंने बोला बेटा जेनेटिक मटेरियल आपसे मुझे आ गया लगता है। बहुत अब रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो शायद मेरे अंदर वो था और मेरा बेटा वो मैनिफेस्ट कर रहा था और वो उसको मैंने कभी नहीं किया उसको। लेकिन बहुत अच्छी बात कहते हैं कि व्हेन यू वांट टू सी हाउ यू वर, सी योर चिल्ड्रन, वो कैसे हैं आपको पता पड़ जाएगी आप बचपन में कैसे थे। उसका तो बहुत अच्छा हाथ था। अभी भी खैर वो जब अपना वो 11th 12th के लिए अपना स्ट्रेस वाले फेज में था, तब भी वो बीच में स्पेयर टाइम में अपना पेन के साथ ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहता था। मैंने अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है क्योंकि बड़ा ही डिटेल वर्क होता था। अच्छा, ये लेट्स कम बैक अगेन टू द फैमिली पॉइंट। आप पंजाब से आए, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की, फिर आप मेडिकल में आ गए, फिर उसके बाद राजस्थान कैसे पहुँचे? राजस्थान मेरे साथ लाइफ में हर एक चीज़ जो होती है लिखी हुई मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने दिल्ली से MBBS किया, उसके बाद मैंने पटियाला मेडिकल कॉलेज से PG किया रेडियोलॉजी में, और ड्यूरिंग PG टाइम मेरा जो मैरिज नवीन महाजन जो कि यहाँ पे राजस्थान कैडर के IAS जी सभी लोग जानते हैं। हाँ, तो इसके कारण अब मेरा राजस्थान में पहुँचना हो गया, और मुझे लगता है ये भी लिखा हुआ होता है कि आप कहाँ जाएंगे। और टू बी फ्रैंक मुझे पंजाब बहुत पसंद है, राइट, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपका होम स्टेट है, ठीक है, लेकिन राजस्थान इतने सालों 26 सालों से मैं रह रही हूँ, अब मेरे दिल के इतने पास आ गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ, क्योंकि जो मेरी पर्सनैलिटी है, कलरफुल, वाइब्रेंट, वो सब चीज़ें जो राजस्थान में हैं, वो सब चीज़ें आपको अपना लगता है कि हमारा अपना है। तो
अपने हस्बैंड के कारण मैं राजस्थान में आई हूँ और अब मैं राजस्थान की होके रह गई। और बिल्कुल आपने बताया कि मेरे जो हस्बैंड हैं, जो सीनियर IAS ऑफिसर है सर, आपकी काफ़ी मदद करते हैं और काफ़ी आपको मोटिवेट करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपका खाली टाइम होता है, इतनी व्यस्त रहती हैं आप, और कैसे आप समय बिताती हैं आपके हस्बैंड और आपके बच्चों के साथ में? बच्चों के साथ, बच्चे तो अब ऐसे बेटी तो दिल्ली में है और बेटा बेंगलोर में है, वो तो हमें कुछ महीनों बाद मिलते हैं जी। और रही बात हस्बैंड के साथ, तो उनका भी वर्किंग शेड्यूल वही है, सेम टाइम है हमारा, उनका ऑफिस का और मेरा हॉस्पिटल का, तो उस टाइम तो हम दोनों ही बिजी होते हैं जी। और मॉर्निंग में हमारा फिक्स्ड है, हम दोनों फिटनेस फ्रीक हैं, तो वो 2 घंटे टेनिस खेलते हैं और वो मैं 2 घंटे में मैं भी अपना फिटनेस का काम करती हूँ और पेंटिंग करती हूँ जी। तो मॉर्निंग तो हमारा सॉर्टेड है कि वो अपना ये करेंगे और मैं ये करूँगी। इवनिंग में हम प्लान करते हैं कि हमें क्या प्लान करना है, हमें आज कहीं बाहर जाना है या हम घर पे रहने वाले हैं। तो मैंने अपना स्टूडियो जो है अपने बेडरूम में बनाया हुआ है। अच्छा। सो दैट कि जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो नवीन वहीं हो, साथ में हो, तो हम बातें भी करते रहते हैं और मैं पेंटिंग भी करती टाइम स्पेंड भी हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप दोनों एज अ टीम काम कर रहे होते हो। और बिल्कुल आपने इतनी अच्छी बात कही कि फिटनेस फ्रीक है दोनों। और अनुराग जी, अभी माहौल चल रहा है दिवाली का, और दिवाली का इतना अच्छा माहौल है, हम अगर रास्ते में भी देखेंगे तो साज सजावट जो है, कोई अपनी दुकान साफ सफाई कर रहा है, कोई अपने दिवाली की घर की सफाई कर रहा है। तो सफाई से मुझे याद आया कि दुकान मकान घर की सफाई तो करनी ही है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, लेकिन साथ के साथ अपने तन की, यानी अपनी स्वच्छता रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं या थोड़े सिम्टम्स भी ऐसे लगते हैं आपको, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और सेहत ठीक रखने के लिए आज डॉक्टर साहब हमारे साथ में जो है मौजूद है समक्ष हमारे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को फिट रखा जाए, और थोड़ा सा भी अगर हमको लगता है कि हम अनकंफर्टेबल है तो क्या करना चाहिए हमें? आई थिंक फिटनेस भी एक आदत हो जाती है। और आप लाइफ, मुझे लगता है अगर आप सिंपल लाइफ रखें ना, तो सब कुछ सिंपल है, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वेट लूज़ करना भी इतना टफ नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने अपनी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना ली है, तो इसलिए हमें मुश्किल हो रहा है। जो पुराने टाइम में बोलते थे कि आप घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, तो आजकल का कल्चर आप देख रहे हो, जंक फूड इतना कॉमन हो गया है। आगे तो किसी ओकेजन पे जंक फूड आता था, समोसे और वो जिसको बोलते थे कचौरी आती थी, राइट? आजकल तो आप देखेंगे डेली बेसिस पे या तो घर पे भी बनता है और बाहर से भी आता है। और बच्चों को भी सबसे ज्यादा फास्ट फूड ज्यादा पसंद आता है। ज़ोमैटो, स्विगी ने तो लाइफ और भी हेल्प कर दिया है। आप एक बस बटन प्रेस करिए, विदिन 20 मिनट आपके घर पे डिलीवर करके चले जाते हैं। पर हम ये नहीं जान पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो घर का खाना है वो 80 to 90% टाइम तो वही होना चाहिए। आप बाकी टाइम कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर गए तो इन्जॉय करिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हम बाहर का खाते ही नहीं हैं, इन्जॉय भी करिए, लाइफ ऐसा नहीं। और साथ में आप जो मैंने बोला डिसिप्लिन, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो हमारे पुराने लोग बोल के गए हैं ना, वो ऐसे कुछ बोल के नहीं गए, उनमें कुछ रीज़न था, राइट? तो अगर आप अपना एक सेट पैटर्न पे सोते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलती है। क्योंकि आपकी बॉडी का एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, उसको मालूम है कि इस टाइम ये सोने वाले हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कभी रात को 9 बजे सो रहे हैं, कभी रात को 2 बजे सो रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि किस टाइम क्या करना है। टाइम बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आपका जो सर्कैडियन रिदम होता है ना, उसको आपको सेट करना पड़ेगा। तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो टाइम पे रिलीज होते हैं, आपको सब कुछ ठीक चलता है। और एक्सरसाइज तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ा सा जिम ज्वाइन करिए या कुछ भी करिए, आप सिंपल हाफ एन आवर वॉक भी करिए, आधा घंटा पार्क में सैर करिए। और आप जब आप नेचर में होते हो, सैर करते हो, तो आपका वैसे ही मूड ठीक हो जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्रैक्टिकल बात बोली। हाँ, तो आप बेसिकली इन सिंपल चीज़ों को भी फॉलो करेंगे तो आपका फिटनेस बना रहेगा। बिल्कुल, दर्शक हमारी आपकी इस बात को मानेंगे कि टाइम बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक बात और, 2 चीज़ें, जैसा आपने बताया कि आपके बेडरूम में ही आपका स्टूडियो है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने हाथ पकड़ लिया और नवीन जी का कि भाई आप यहाँ बैठ जाएं और हिलेंगे नहीं आधे 2 घंटे के लिए और रोज बैठेंगे 2 घंटे के लिए, खाना खाने के बाद मैं आपकी तस्वीर उतारूंगी? नहीं नहीं, ये तो कभी भी नहीं करूँगी। अनुराग जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैम पोर्ट्रेट भी बनाती है? हाँ, आप ये कहना कभी उन्होंने कहा हो आपका कि भाई सुषमा आप मेरी तस्वीर क्यों नहीं बनाती हैं? नहीं नहीं, वो कभी कहेंगे भी नहीं, उनको मालूम, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जब आपका फैमिली या कोई जिसको आप जानते हैं वो इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो थोड़ा सा आपके अंदर एक एंग्जाइटी या थोड़ा नर्वसनेस आ जाता है। और आपने जैसे मेरा स्टाइल देखा, मैं ज़्यादा पोर्ट्रेट नहीं करती हूँ। और
अब फ्री उसमें फ्लो में करती हूँ, मुझे पता है कि जो मैं बना रही हूँ वो अच्छा दिखना चाहिए। मेरा क्राइटेरिया क्या है कि वो अच्छा दिखे, ये नहीं कि वो एकदम सेम लगे, क्योंकि जिनके जैसे मैंने गर्ल्स की पोर्ट्रेट बनाए, आप उनको नहीं जानते, पर आप उनको देख रहे आपको अच्छा लग रहा है, पर आप नवीन को जानते हो मैं नवीन का बनाऊंगी तो बोलेंगे थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि नवीन जी प्रोग्राम सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से देख रहे होंगे वो मेरे लिए टफ भी है, और मुझे लगता है कि जो आपका जिससे आप अटैच्ड हो ना, तो उसमें आप ज्यादा कोशिश करते हो, जब ज्यादा कोशिश करते हो, ओवर वर्क करते हो, तो वो फ्री फ्लो खत्म हो जाता है। तो फ्री फ्लो नहीं खत्म होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। अब वो देखिए, मकबूल फिदा हुसैन बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत दुनिया घूमी थी, बहुत पढ़े थे, और उनकी पेंटिंग में दिखता भी था। कमोबेश यही बात मैं आपकी पेंटिंग में देख रहा हूँ, या आप भी मानेंगे आयुषी, आपकी पेंटिंग में ये बात है। और जैसा हम जानते हैं आपके बारे में कि आपने भी बहुत जगह घूमी है, आपने भी बहुत दुनिया को देखा है, समझा है, जाना है। यूरोप आपकी पेंटिंग्स में बारहा आता है, तो ये यूरोप से आपका जो रोमांटिसिज्म है वो कैसे, और उसके पीछे जो और कैसे उसने आपको प्रभावित किया इस पेंटिंग। और बाकायदा मैं पहले इसके पहले पूछूं, पेंटिंग बहुत कमाल की है आपकी तमाम, और यूरोप तो उसमें वाकई में सजीव हो रहा है, ये कैसे है? अगर आप मेरे स्कूलिंग टाइम में जाएंगे, 90s, 80s और 90s, यश चोपड़ा, ही वॉज राइट द किंग ऑफ रोमांस। तो उन्होंने जो मूवीज़ बनाई उसमें उन्होंने यूरोप को बिल्कुल ऐसा रोमांटिक प्रेजेंट किया कि हर एक जो लड़का और जो लड़की है उनका फैंटेसी होता था कि हम यूरोप जाएं। शिफॉन की साड़ी अच्छा लोकेशंस आपको उसको देख के लगता था। तो हम जब अपने कॉलेज में थे तो हमारा एक ही होता था कि वहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। तो मैरिज के बाद मैंने खूब घूमा है यूरोप में, काफ़ी उसमें किया है, तो मेरा एक फैसिनेशन तो डेफिनेटली है। और मुझे लगता है कि उसमें जो एक रोमांस, उसकी जो बिल्ड ऐसा है कि उनका जो आप अगर देखेंगे उनका आर्किटेक्चर उनका बहुत सुंदर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका हमसे अच्छा है, लेकिन बहुत सुंदर है। तो आपका जो इम्प्रेशनेबल एज होता है, आपके स्कूलिंग टाइम, कॉलेज टाइम, तो आपके ऊपर इम्प्रेशन है कि वो बहुत सुंदर है, और मैंने उसको देखा, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। इसलिए जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया तो मेरा नेचुरल बेंड था कि मैं यूरोप का आर्किटेक्चर ट्राई करूँ, क्या मैं वो कर सकती हूँ। और मैं वो जब कर पाई तो मैं और भी एक्साइटेड होगी, चलो और डिफ़िकल्ट ट्राई करते हैं। तो इनिशियल फेज़ आप मानेंगे कि 2 इयर्स तक तो मैंने इंडियन ट्राई भी नहीं किया। मैक्सिमम अगर ट्राई किया था तो उसमें एक हवा महल ट्राई किया था और एक आमेर। क्या बात है। हाँ, पर 2 साल तक मेरे पेंटिंग्स में यूरोपियन काफ़ी उसके अंदर उसका रहा। मैं आपको पर एक बात ज़रूर बोलूँ आपको, मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में रोक रहा हूँ आपको। जब मैंने आपकी हवा महल की पेंटिंग देखी थी तो मैंने जब देख करके मैंने ये बोला कि पेंटिंग है कि फोटोग्राफ है, ये इतना सजीव हो के आया है। देखिए यहाँ पे भी आप दिखाया जा रहा है, और ये लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये मेरा स्टाइल रियलिज्म है। रियलिज्म लगता है, लेकिन 70% रियलिज्म होता है। आई डोंट गो इनटू हाइपर रियलिज्म, और 30% मैं थोड़ा आर्टिस्टिकली प्ले कर लेती हूँ कलर्स के साथ। क्या बात? क्योंकि मुझे लगता है कि आप फोटो तो देखना नहीं चाहते हो, आप पेंटिंग देखना चाहते हो। तो उसमें जो मेरा पर्सनल टच है, जो एक मैंने उसमें ओरिजिनल अपना सोचा है कलर्स के साथ प्ले करने का, तो वो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ इसमें सुषमा महाजन का टच है जी। तो रियलिज्म मैं बिलीव करती हूँ। तो मेरा स्टाइल स्टार्ट से, मैंने जब भी स्टार्ट भी किया था तो मैं जिन वीडियोस को देख रही थी उसमें इम्प्रेशनिस्टिक होता है वाटर कलर, लेकिन मेरे को वो अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मेरा बेंड रियलिज्म की तरफ था। पर एक बात बताएं, आपके पास इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, डाइवर्सिटी आपने बहुत बड़े तरीके से पकड़ी है। आपने मंदिरों के वर्क की पेंटिंग्स बनाई हैं, टेम्पल से, आर्किटेक्चर्स हैं, आपकी तस्वीरों में जानवर बारहा आते हैं, जिसमें कि घोड़े, तो खैर घोड़ा खुद मेरी भी बहुत पसंदीदा है, स्टीड, स्टैलियंस, हॉर्सेस, दौड़ते हुए, भागते हुए, एक पावर, ग्रेस, एलिगेंस नजर आता है। तो ये इतने बड़े डाइवर्स थीम पे सोच पाना आपके लिए कैसे, किसी पेंटर के लिए फॉर द पेंटर इनफैक्ट, कैसे हो पाता है? आप जब मेरा जर्नी देखेंगे, जब मैंने इतना लेट स्टार्ट किया, राइट, आप लेट 40s में मैंने स्टार्ट किया, तो जब आप स्टार्ट करते हो तो जब आप इनिशियल 5 मंथ्स तो बना ही नहीं, कुछ स्ट्रगल कर रही थी, पर वो सामने आई नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा था, राइट। और जब वो आना स्टार्ट होता है तो आप क्या फील करते हो? एक्साइटमेंट, एक बच्चे की तरह, वाओ मेरे से बनना स्टार्ट हो गया है। तो आप सोचते हो ये भी ट्राई करती हूँ, ये भी ट्राई करती हूँ। सो मेरा जो फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने हर तरफ हाथ पैर मारे कि ये भी ट्राई करती हूँ, आर्किटेक्चर भी, पोर्ट्रेट भी, हर तरह की चीज़ मैंने ट्राई करने की सोची जी। और सरप्राइजिंगली और बाय गॉड्स ग्रेस की वो सब चीज़ें मुझसे बन पाई जब मेरा बनना स्टार्ट हो गया था जी। तो जैसे आपकी एक तस्वीर है, ये शीप की तस्वीर है, और ये देखिए कितनी सजीव होकर के निकल के बाहर आ रही है। तो मैंने उस चक्कर में मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने हर चीज़ बना दी। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला, जो आर्टिस्ट थे, कि आप फर्स्ट एग्जीबिशन जब मेरा हुआ 21 में, मार्च 21 में, एक साल के बाद, जब मैंने 20 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और 21 को मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ था,
तो मेरे एक आर्टिस्ट फ्रेंड ने बोला कि मैम इतना सारा बनाया है तो इसको शोकेस करिए, इसको एग्जीबिशन लगाइए। तो उसमें इतने सारे थीम्स थे, तो आइडिया क्या होता है, आप एग्जीबिशन करते हो तो एक थीम पे होती है, आप एक थीम ले लेते हैं, उसके आसपास वो पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन मेरा पूरा डाइवर्सिटी था। तो मुझे उन्होंने बोला कि मैंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए, किस में आगे जाना चाहिए। बोले आप एग्जीबिशन लगाइए, लोग आएंगे, वो आपको बताएंगे कि आप किस में अच्छे हैं, आपका उनका जो फीडबैक होगा वो आपको गाइड करेगा जी। उनकी बात में समझ आ गई, मैंने एग्जीबिशन किया। पर उस एग्जीबिशन के बाद मैं फिर कंफ्यूज थी, क्योंकि लोगों ने, किसी ने हॉर्सेस पसंद किए, किसी ने आर्किटेक्चर पसंद किया। तो सबको हर एक चीज़, हर एक का एक सब्जेक्टिव होता है ना, कि आपको घोड़े पसंद है, मान लीजिए आपको आर्किटेक्चर पसंद है, तो पर जो जिसको पसंद था उन्होंने उसको खूब लाइक किया। तो इसलिए मेरा स्टाइल वही चलता रहा, क्योंकि लोगों ने बोला ही नहीं कि आपका सबसे अच्छा ये है, उनको हर एक चीज़ अच्छी लगी थी मेरी। तो सेकंड एग्जीबिशन में भी वही चला कि मैं सब कुछ करती हूँ। और आपकी पेंटिंग्स में ऐसा लगता भी है कि जैसे आप प्रकृति बहुत कुछ कह रही है इसमें, और आप प्रकृति प्रेमी भी हैं। एक होता है ना कि एक आर्टिस्ट का जो है विजन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो क्या सोचता है और वही वो कैनवास पे उकेरता है। एक्चुअली मैं तो इंस्पायर्ड हूँ नेचर से। मुझे लगता है कि जो हमारे आसपास नेचर है ना, उसको हम एक्सप्लेन या बयां भी नहीं कर सकते, वो कितनी सुंदर है जी। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी उसको देखने के लिए, और वो हमारे आसपास फ्री है। अगर आप जस्ट बाहर निकल जाइए, सनसेट, सनराइज, किसी भी चीज़ को देख लीजिए, कोई भी क्रिएशन, आप इवन डॉग्स को देख लीजिए, उनके इनोसेंस, स्क्विरल्स देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि बनाने के लिए बहुत कुछ है, और आप उनको जब बनाते हो तो आप उनसे और कनेक्ट करते हो। प्लस जो लोग मेरी पेंटिंग देखते हैं बनने के बाद, वो भी उनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो स्क्विरल देखते हैं तो दे फील कह रहे इतनी क्यूट है, तो अगली बार वो जो स्क्विरल गार्डन में देखेंगे तो वो नोट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज माय एंडेवर। अभी मैं बीच में ही बात काट रही हूँ, अभी आपने बात कही थी थोड़े टाइम पहले अभी कि डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, इंजीनियर बनना पसंद करते हैं जो पहले के लोग होते हैं, लेकिन अब चेंजेस क्यों हैं? क्योंकि जैसा कि हमने आपका सोशल मीडिया देखा, तो अभी सबसे बढ़िया जो सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया। अगर आपको नृत्य आता है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको सिंगिंग आती है तो उसके माध्यम से आप अपना टैलेंट जो है दिखा सकते हैं। तो आप बताइए कि कितना प्रभाव पड़ा है सोशल मीडिया का, जब आप पेंटिंग्स लगाती हैं तो उस पर कितना प्रभाव पड़ा? अभी तक तो एक्चुअली क्या है कि सोशल मीडिया पे मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है। विंटेज कार्स काफी हैं उस पे आपके इंस्टाग्राम, विंटेज कार भी, और मंदिर कला स्थापत्य भी है उसमें। बिल्कुल, आपके जो है सोशल मीडिया मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं कितने कला प्रशंसक है आपके उस पर? आजकल यही जमाना है कि कितने कला प्रशंसक है, ये चीज गिनते रहते हैं। ठीक है, हाँ, वो अपना नजरिया, वो अपना एक नजरिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीजें, टू बी फ्रैंक, एज एन आर्टिस्ट मुझे जो लगता है, या आप जब मेरी एज में आ जाते हैं, यू रियलाइज ये सब चीज़ें सुपरफिशियल हैं। मैटर क्या कर रहा है कि मैं इस जर्नी में क्या फील कर रही हूँ, जो इस जर्नी में मैं फील कर रही हूँ, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जब मैं उस पेंटिंग को बना रही हूँ तो मुझे अंदर से कितनी शांति और सुकून मिल रहा है, और जब वो पेंटिंग पूरी हो जाती है तो उसको देख के आपको क्या फीलिंग आती है। तो मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, ये जो, क्योंकि हम उस जनरेशन के अभी नहीं हैं कि कितने नंबर्स हैं, कितने प्रशंसक हैं। आजकल की जनरेशन बहुत हुक्ड है इस चीज़ के लिए कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है, वो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं अभी उस रेस में नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हूँ, और ये मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ। तो मेरा जो अपने लिए, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है। जी जी, अभी अनुराग जी ने कहा कि आपके दो आयाम हैं, बिल्कुल विपरीत, विज्ञान और कला, दोनों जो है दो पिलर्स की तरह दूर दूर खड़े हुए हैं। तो बस आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जब आप हॉस्पिटल होती हैं, एक तो आपकी पेंटिंग्स में जो है वो खुशी नज़र आती है कि बिल्कुल हैप्पीनेस जो है, और जब आप हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पे गंभीर जो है मरीजों से आपको उनका इलाज करना पड़ता है। तो कैसे, क्या माहौल रहता है, कैसे अपने आप को आप बिल्कुल नॉर्मल कर पाती हैं? एक्चुअली अब तो मुझे 24 इयर्स हो गए इस प्रोफेशन में आए हुए, तो अब आपको ये समझना पड़ता है कि ये हमारा प्रोफेशन है। जी, डेफिनेटली आपके अंदर एम्पैथी तो होती है, वहाँ जब आप होते हो तो आप फील भी करते हो आसपास जो हो रहा होता है, लेकिन आपको इसको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली आप उस प्रोफेशन के बियॉन्ड एक इंसान भी हो, जिसकी अपनी एक फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सब कुछ करना होता है। तो आप वहाँ पर जब हो तो वहाँ पे पूरा फुल टाइम अपना उसमें अटेंशन में रहें, लेकिन जब आप घर आ जाते हैं तो आप उस चीज़ों को वहीं छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ का जो स्ट्रेस है आप घर लेके नहीं आ सकते, और आप यहाँ का जो क्रिएटिविटी है वहाँ आप लेके जा ही नहीं सकते हो, राइट। तो जब मैं वहाँ पर होती हूँ, प्लस मुझे लगता है क्योंकि मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, जहाँ पर
किसी को जब ये न्यूज़ मिलती है कि उनके फैमिली में किसी मेंबर को कैंसर है, पूरी agony फैमिली है, शैटर दुख हो जाती है, पूरा फैमिली हिल जाता है, क्योंकि सिर्फ वो बंदा नहीं, क्योंकि पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। तो आपके सामने रोज़ ऐसे लोगों को न्यूज़ मिल रही हैं, हमारे पास इतने नए नए केसेस आते हैं, तो उनको देख के जो मुझे लगता है कि लाइफ में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। क्या बात, नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए आपको नहीं मालूम, नहीं पता है, बिल्कुल तो अदरवाइज क्या होता है, आप सोचते हो मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ा वो मैं तो तोप हूँ ऐसा, लेकिन क्योंकि मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मैं देखती हूँ कि और लाइफ आपको वैसे भी बता देती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, राइट। तो मैं डेली बेसिस पे मुझे ये एक एहसास रहता है कि आपको लाइफ अपना प्रेजेंट में जीजिए और अच्छे से खुल के जिए, और आप कल की मत सोचिए, और आप बैलेंस रखिए, कभी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, आपको बैलेंस रहना चाहिए, ज़्यादा खुश नहीं और ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उदास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये भी निकल जाएगा टाइम, कभी भी कोई टाइम सेम नहीं रहता है। बहुत सुंदर। तो दोनों चीज़ें जो हैं आपको ग्राउंडेड रखती हैं, क्योंकि आप हॉस्पिटल में वहाँ काम कर रहे हो जहाँ पे आसपास कैंसर पेशेंट्स हैं, तो उनको देख के आप नॉर्मल रहने की कोशिश करती हो कि लाइफ में जो आपको मिला है, ग्रेटिट्यूड आता है आपको कि आपका सब ठीक चल रहा है, सो थैंक यू गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जब मैं घर आती हूँ तो मैं उसको वहाँ छोड़ के फिर मैं घर में अपनी फैमिली के साथ और अपने लिए जो बहुत सुंदर साहिर की मुझे बात याद आ गई कि आगे भी जाने ना तू, बिल्कुल आगे भी जाने ना तू और पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। और आजकल तो माइंडफुल लिविंग की बात करने लगे हैं, माइंडफुलनेस की बात करें कि आज में जियो, आगे और पीछे को छोड़ दीजिए। डॉक्टर सुषमा महाजन, एक दो सवाल और मेरे दोबारा से आपसे, कि एक तो आप एग्जीबिशंस में गए, आपकी एक बहुत अच्छी आर्ट क्यूरेटर है इंडिया की अलका पांडे, आपका उनके साथ संबंध रहा है और बहुत आत्मीय संबंध है आपका उनके साथ, तो एग्जीबिशंस में जाकर के आपने क्या वहाँ से सीखा और कैसे उसने आपकी पर्सनालिटी में, आपकी पेंटिंग के आयाम में इजाफा किया? पहली बात तो ये। और इसके साथ साथ एक सवाल ये भी पैदा होता है मेरे जहन के अंदर कि आप वाटर कलर्स बहुत इस्तेमाल करती हैं, पेंटिंग की आप एक ख़ास विधा धीरे 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 आप ले जा रही हैं वाटर कलर्स की तरफ, तो ये फैसिनेशन ये कैसे होता जा रहा है? ये दो सवाल। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया, जब मैंने बोला कि मैं अपने लिए करती हूँ, मुझे उससे जो खुशी और एक बच्चे वाला एक फीलिंग होता है ना, एक्साइटमेंट, तो उसके लिए मैं कर रही थी। तो एग्जीबिशन तो एक आउटकम था, क्योंकि मैंने पेंटिंग्स बना ली थी। तो मेरी जयपुर में पहले 3 एग्जीबिशन हुई, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर जयपुर के लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैम जयपुर में काफ़ी हो गया, लोगों ने देख लिया, अब आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा नई जगह जाइए, अननोन टेरिटरीज में जाइए। सो मेरे लिए दिल्ली एक बड़ा नेचुरल चॉइस था, क्योंकि दिल्ली में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, दिल्ली और मुंबई दो ही बड़े दिल्ली में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो मेरे लिए वो घर की जैसा है, और मेरी बेटी वहीं पढ़ रही है, तो मेरा नेचुरल चॉइस दिल्ली था। अब दिल्ली में जब गए तो हमें था कि हम जैसे जयपुर में करते थे वहाँ दिल्ली में भी कर लेंगे, पर फिर किसी ने बोला आप डॉक्टर अलका पांडे मैम को ट्राई करिए, क्योंकि वो विजुअल आर्ट गैलरी जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर की डायरेक्टर हैं, बोले अगर वो हाँ कर देती हैं तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया, क्योंकि अगर वो किसी को ऐसे हाँ नहीं करती हैं, तो अगर आपका काम अच्छा लगा तो वो कर देंगी। तो मेरा ये मानना है कि वैलिडेशन मैं लोगों से ज़्यादा मांगती नहीं हूँ, अपने लिए करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा लेवल एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, इस लेवल का काम होना चाहिए, मुझे लगता है मैंने इसका किया है जी। लेकिन जब आप दिल्ली गए और डॉक्टर अलका पांडे मैम ने आपका बोला कि उनको मैंने 4 पेंटिंग भिजवाई थी, उनको मेरी स्क्विरल बहुत पसंद आई, बोले तुम्हारी स्क्विरल मेरे से बात कर रही है, मैं तुम्हारी एग्जीबिशन करूँगी। क्या बात। तो जब उन्होंने इसको हाँ किया और फिर उन्होंने मुझे एनिमल थीम के ऊपर 45 पेंटिंग्स का टारगेट दिया। अच्छा, एनिमल थीम, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो एनिमल थीम, वो एक्चुअली लोग थीम पे ही करते हैं। हाँ जी जी, तो वो तो मैं अपना फ्री स्टाइल में कर रही थी, तो मैंने सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने मुझे एनिमल थीम दिया, तो और मुझे 6 मंथ्स दिए, तो मैंने 6 मंथ्स सुबह शाम लगातार। तो ये जो अभी स्क्रीन पे हम दिखा रहे थे ये उसी थीम की है? ये उससे पहले, ये लास्ट ईयर की, ये इस साल की एग्जीबिशन का है। अच्छा। तो उन्होंने जब बोला तो मैंने पूरा करके दिया, और अलका पांडे मैम का नाम, क्योंकि वो नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन क्यूरेट करती हैं, वो आपकी एग्जीबिशन को यस करते हैं, वो भी सोलो एग्जीबिशन को, आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वैलिडेशन आपको नहीं भी चाहिए, लेकिन जब आप एक लेवल आगे बढ़ते हो और ऐसा पर्सनैलिटी आपको वैलिडेट कर दे, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ शूट हो जाता है, आपको लगता है कि आई हैव रीच सम लेवल, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के अपना पेंटिंग कर रही हूँ और लोगों को लोकल में दिखा रही हूँ, यू आर गोइंग टू दिल्ली, और वहाँ अलका पांडे मैम आपका क्यूरेट करके दे रही हैं और वो आपका अप्रिशिएट कर रही हैं। तो लास्ट ईयर उन्होंने मेरा एग्जीबिशन किया, इट वाज वेरी बिग सक्सेस। तो इस बार हमने उनको फिर बोला कि मैम एक और करें, बोले बिल्कुल तुम्हारे साथ पक्का करूंगी। तो इस साल अगस्त में हमारी 2nd एग्जीबिशन मैम के साथ हुई। अच्छा। पर हमने बोला मैम प्लीज़ कोई थीम मत दीजिएगा क्योंकि मैं सिर्फ एनिमल्स या कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक करना नहीं चाह रही थी। तो उन्होंने बोला तुम जो करोगी मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। इस बार हमने फिर 44 पेंटिंग्स अभी दिल्ली एग्जीबिशन में लगाया था अगस्त में।
तो उसमें मैंने टेम्पल आर्ट और आर्किटेक्चर ट्राई किया। क्या बात है, कितना पसंद किया वहाँ पे लोगों ने? मेरी सारी पेंटिंग एग्जीबिशन में थी, 13 पेंटिंग टेम्पल आर्ट और आर्किटेक्चर था। सबको सब अच्छा लग रहा था, लेकिन सब वापस आके टेम्पल आर्ट और आर्किटेक्चर पे रुक रहे थे भारतीय, क्योंकि उनको लगा कि ये तो इतना सुंदर है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा उनको। सो अभी भी पर मुझे मेरा अंदर का जो आर्टिस्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब किया मैंने खूब एंजॉय किया, क्योंकि हमारा इंडिया का टेम्पल आर्ट और आर्किटेक्चर इतना सुंदर है, आप उसको जस्टिस ही नहीं कर सकते। मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा अगर हम स्क्रीन पे अगर कोई टेम्पल जो हमारा जो आर्किटेक्चर आप दिखा पाएँ एक बार, जो डॉक्टर महाजन ने बनाया है, वो हमारे दर्शक देख सकें और उससे रूबरू हो, उससे कनेक्ट करें। तो ये हम लोग देखेंगे। अभी आपने बात करी थी, हाँ। अनुराग जी वाटर कलर की बात करी थी, और जहाँ तक हमारे दर्शकों को ये तो हमारे स्टेप वेल हैं गुजरात के राजस्थान के जिन्हें बावड़ी कहते हैं, बावड़ी कहते हैं, बिल्कुल वो स्टेप वेल्स हैं। आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है और कितना खूबसूरत है। और अभी अनुराग जी ने कहा कि फोटो जैसा है कि फोटो लग रही है, कि फोटो क्लिक करके लगाइए, इतनी सफाई है चित्रकारिता में। और यही आप देख सकते हैं, मैं यही बात कर रही थी अनुराग जी की वाटर कलर जो होता है वो सबसे जो है टफ होता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया मेरा स्टार्ट कैसे हुआ। मैंने कोई सीखने के लिए तो वाटर कलर लाई नहीं थी, और इसलिए बेटी के कारण था, तो वो बना मेरे पास था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। वन सेकेंडली, आप जब साइंस बैकग्राउंड से होते हो, आपको आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आपको क्या फीलिंग होती है, वाटर कलर सबसे ईजी, एक्रिलिक उससे मुश्किल, ऑयल सबसे डिफिकल्ट। तो मैंने सोचा वाटर कलर सबसे ईजी है, इस पर आराम से ट्राई करती हूँ। तो 2-3 महीने ट्राई करूँगी, 5-6 पेंटिंग बन जाएंगी, देन सी आगे क्या होता है, ठीक है। लेकिन बाद में मुझे पता लगा, लोगों ने बताया कि मैम ये तो सबसे टफ मीडियम होता है, क्योंकि वाटर कलर में वाटर है। वाटर का मतलब आप थोड़ा सा वाटर ज़्यादा हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो फ्लूइड है, वो तो फ्लो कर जाता है, तो आपको उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और कई बार देखते भी हैं जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको बहुत शौक होता है वाटर कलर जो है करने का शौक होता है। मेरा भी बेटा है, उसने तो पूरी घर पे जो दीवार है उस पे चित्रकारिता जो है अपनी कर रखी है। तो ऐसा कभी आपने किया है कि बचपन में आपने कभी लेकर कलर और दीवार पे? बहुत डिसिप्लिन, नोटी थी, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग चलने वाली बच्ची थी। मैंने कभी भी ऐसे उल्टे पुल्टे काम नहीं किए। आजकल ऐसा नहीं कि उल्टे पुल्टे काम है, बच्चों में तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। अगर बच्चे ऐसे काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बचपन में तो मैंने वो भी नहीं किया। तो अब मैं सारे जो शौक थे बचपन वाले अब पूरे कर पा रही हूँ। बहुत कमाल की बात है। डॉक्टर सुषमा, हमारे जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें कुछ काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि आपको भी जानते हैं और आपका प्रोग्राम भी देख रहे हैं। तो हमारे पास एक मैसेज है आपके लिए। आपकी मित्र हैं और वो आप बहुत बखूबी उनसे परिचित हैं, भावना जगवानी साहिबा से। तो उनका कुछ आपके लिए मैसेज है, मैं चाहता हूँ एक बार आप भी देखें। ये आपके स्क्रीन पे इस तरह से आता है। Painting is in our guest room, and whoever sees it, the first thought that comes to their mind is a feeling of joyfulness, gratifying feeling, a feeling of positivity. Hence I kept it in our guest room, because people who come fatigued, tired, they look at this and instantly have a smile on their face. And each and every painting of Sushma is an artwork, and she herself is an piece of art. Her master strokes, be it in the galloping horses. I'm so passionate about horses, so I just can keep looking at her horses. And each piece is so beautiful, even the birds, the animals, and her architecture paintings, each one is like a masterpiece. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। ये जो आपके लिए एक जो सबसे मुश्किल चैलेंज होता है किसी पेंटर के लिए, कि अपने आप को किसी विधा में नहीं बांधना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सब सारी तरफ सारी डायरेक्शंस में चले जाएं। हालांकि जैसा आपने खुद ने बोला कि आपकी जो ऑडियंस होती है, जो आपको देख रही है, सुन रही है या पसंद कर रही है आपके काम को, वो चाहती है कि आप इस तरह से यही ख़ास काम करें। आप उस एग्जीबिशन में गए तो आपको उन्होंने, अलका पांडे ने बोला कि आप भाई जानवरों पे बनाएं। तो अब कहीं धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक ये चीज़ है, मैं इधर की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ। हाँ, आप माने अगर जैसे मैंने स्टार्ट किया तो अगर मैं 10 चीज़ें कर रही थी तो अब मैं 4 या 5 पे आ गई हूँ, क्योंकि आपको अपना नेचुरल एक लाइकिंग पता लग जाता है कि आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, तो आप कुछ चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट हो जाते हो। लेकिन अभी भी मैं किसी एक पर्टिकुलर जॉनर में नहीं हूँ कि ऐसा करना है, क्योंकि मेरी अभी जर्नी जो है 4 या 5 साल की है, राइट। तो अभी मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को बॉक्स नहीं करना चाहती कि मैं यही करती हूँ।
तो अभी जैसे मैंने टेम्पल आर्ट और आर्किटेक्चर अभी इसी साल किया है, अगर मैं वो पहले लास्ट ईयर ही बंद हो जाती एक्सप्लोर करना, तो मैं तो फिर वो कभी कर ही नहीं पाती शायद। हाँ, तो अभी मुझे लगता है कि एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे मुझे 10 में से मैं 5 पे आ गई हूँ, क्या पता 5 से 3 पे आ जाऊँ। तो अभी मैं उसको नेचुरल फ्लो में जाना, मैं उसको फोर्स नहीं करना चाहती कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं, क्योंकि मैं उनके हिसाब से तो काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे जो लगता है मैं वो कर रही हूँ। आपके कामों में एक चीज़ और है जो डॉक्टर सुषमा मैंने देखा कि जैसा अभी ये बोल भी रही थी, भावना जी बोल भी रही थी कि एक वाइब्रेंसी है, एक खुशी है, एक पॉजिटिव मैसेज है। कुछ बार ऐसा भी होता है, कई बार देखा है कि जो पेंटर्स होते हैं दे रियलिज्म को दिखाने के उस प्रयास में उनकी पेंटिंग्स में एक मैलंकनी हो जाती है, थोड़ा सा कहीं एक त्रासद है, दुख है। तो आप ज़रूर एक मैसेज कन्वे करती हैं कि लाइफ है, रंग है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है जी। और जैसा आप अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, जहाँ आपको खुद कैंसर हॉस्पिटल में रहती हैं, आपने वो एक दुख देखा है, आप उस दुख को भूल करके आती हैं और आप अपने उसमें पॉजिटिविटी देती हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपसे, पूछ सकता हूँ आपसे कि जब से आपने 4 सालों के अंदर जब से आपने पेंटिंग्स करी हैं, एक डेफिनेटली एक आदमी के अंदर, खुद एक व्यक्ति में जो कर रहा होता है उसमें पॉजिटिविटी भी आती है, राइट? तो क्या आपने ये महसूस किया कि 2020 के बाद आपके प्रोफेशन में कुछ इसका फ़र्क पड़ा हो? डेफिनेटली। अब मुझे लगता है कि जब आप कुछ नया करते हो और जिसमें आपको अंदर से खुशी मिलती है, आप पीस फील करते हो, तो 4 सालों में अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं अब अपने डिपार्टमेंट में भी बिल्कुल शांत और बड़ा सा, बस यही मालूम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपका लाइफ, आपका प्रोफेशन और सब आप ही का पार्ट है ना। जब आप यहाँ पर अगर फील करना स्टार्ट हो गए हो, आपको लगता है कि मुझे 20 तक मुझे लगता था मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छा है, बच्चे सेटल्ड हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अब मैं 4 सालों बाद बोल सकती हूँ कि मुझे पता ही नहीं था मैं क्या मिस कर रही थी। कोई एक पीस मिसिंग होता है ना पजल में से, तो आपको लग रहा है सब कुछ ठीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो एक पजल का लास्ट पीस जब अटैच हो जाता है ना, देन यू फील कि पिक्चर कंप्लीट हो गई है। तो वो जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो आपको अंदर से जो एक खुशी है वो आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरे हॉस्पिटल के करियर में, सब जगह पर एवरीबडी कैन फील कि अब ये कुछ डिफरेंट तरह से, मतलब एक खुशी रहती है क्योंकि मैं खुश हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपको लगता है कि आपको इससे आगे क्या चाहिए। अब मैं भी ऐसे बोल रही हूँ तो क्या पता 5 सालों बाद हम किसी और चीज़ की इंटरव्यू कर रहे हों, क्योंकि मेरी ये फीलिंग है, स्टार्ट से मेरी फीलिंग है कि आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर का जो बच्चा है ना, उसको कभी हटाना नहीं चाहिए। क्योंकि नई चीज़ सीखोगे, खुश रहोगे, एक्साइटमेंट होगी, तो वो सब चीज़ें आपको ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो मैंने इस वाली फ़िलॉसफी को हमेशा साथ में रखा है। मैं मैरिज के बाद मैंने कुकिंग को सीखा, मेरा पैशन हो गया, क्योंकि मैं आती नहीं थी कुकिंग, तो मैंने कुकिंग के पूरा अपना पैशन एंजॉय करके किया मैंने। फिर मैंने कथक सीखा 2 साल के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं डांसर तो हूँ, लेकिन मैं पंजाबी डांसर हूँ या वेस्टर्न हूँ, तो मैंने क्लासिकल कथक सीखा 2 साल के लिए। अब मैंने पेंटिंग पिकअप किया है, पर जब भी मैंने कुछ किया है उसने मेरे को ना एक खुशी ही दी है, और मेरा पर्सनैलिटी में ऐड हुआ है कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। बिल्कुल। तो आप जब भी कुछ नया करते हैं तो मे बी आप उसको प्रोफेशनल लेवल पे ना भी ले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपनी लेवल पे तो आपने अपना कितना गेन कर लिया है। एक आपने अभी भी बात कही कि मैंने डांस भी सीखा, थोड़ा थोड़ा मैंने सब सीखा, और मैं पेंटिंग भी करती हूँ। काफ़ी सारे आपके आयाम हैं। आजकल क्या होता है अनुराग जी के पेरेंट्स जब भी यदि अपने बच्चे को डांस सिखाते हैं, तो वो सबसे पहले अपने गुरु या शिक्षक से जाके ये पूछते हैं कि ये कितने समय में सीख जाएगा, कितना टाइम लगेगा। वो ये बांध देते हैं चीज़ों, मतलब टाइम बाउंड कर देते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा कि उनको लगता है अब ये परफॉर्मेंस यहाँ हो जाना चाहिए। और कहते हैं कि कलाकार को जो है धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है, और कला तो अथाह समुंदर है, उसमें से एक जल जो है लोटा ले पाए वो भी कम होता है। तो आजकल के जो युवा है वो बहुत जल्दी ही जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं वो, और सीखने के लिए एकाग्रता और धैर्य बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो एक्चुअली एक क्लीशे लगता है कि लाइफ इज़ अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। ये क्लीशे नहीं है, एक फैक्ट है लाइफ का, क्योंकि जो जर्नी को एंजॉय कर जाएगा तो डेस्टिनेशन सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप उस जर्नी को तो एंजॉय करके देखिए, क्योंकि आप, और प्लस मैं जापानीज़ फिलोसफी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उसमें एक है कोदावरी, राइट? उसमें है कि आप अपना पर्सनल एक्सीलेंस का एक स्टैंडर्ड सेट करिए। क्या बात, राइट? आप उस स्टैंडर्ड को जब आप पा लेते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई देख रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप मान लीजिए मैं अकेले बैठी हूँ, मुझे पता है कि जो मुझे करना चाहिए मैं कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, तो आई एम हैप्पी।
और अगर मैं उस चीज़ को नहीं करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा रेस्टलेस फील होगा। तो आपको अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो फिर आपको ना किसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे इंस्पायर करे तो मैं करूँगा, क्योंकि इंस्पिरेशन रोज़ तो स्ट्राइक करती नहीं है। आपका वो एक जो मॉरल कंपस है ना, आपका जो इनर डिसिप्लिन है कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसके नीचे मैं आऊँगी नहीं, आपने जिस दिन वो सेट कर लिया ना, फिर आपको कोई इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जो ग्लो करते हो ना, वो अपने इनर कॉन्फिडेंस से ग्लो करते हो। क्या बात है। डॉक्टर सुषमा महाजन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इस मंच से अगर ये बात कहूँ तो शायद कोई बड़ी बात भी नहीं होगी कि मैं आपके अंदर एक हिंदुस्तान की जानी मानी पेंटर अमृता शेरगिल को देखता हूँ। क्या बात वो भी यूरोप से थी, इनफैक्ट यूरोप से उनका थोड़ा सा वास्ता रहा है, हालांकि हिंदुस्तान में रही थी। आपका पर्सोना, आपका मैनरिज्म, पेंटिंग से आपका जुड़ाव, तो कहीं ना कहीं मुझे ये कहने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड करता है कि मैं आपको बोलूं कि आप हमारे राजस्थान की अमृता शेरगिल बनने जा रही हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि एक हमारे जो देखने वाले हैं, दर्शक हैं, आप उनको पेंटिंग से या अपने प्रोफेशन से, अपनी ज़िंदगी से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जीवन में सच्चे जुनून की खोज कितनी महत्वपूर्ण है? आपको खोज नहीं करना है, आपको जो आसपास है उसी को पूरा जीने की आदत डालनी चाहिए। क्या बात है। राइट, आप ढूंढिए मत कि मैं किस में जुनून में जाऊंगा। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला, आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन के रहिए और अपने आप को परमिशन दीजिए कि मैं फेल हो सकता हूँ। लोग क्या कहेंगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हो, और एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने एक ट्राई नहीं किया। क्या बात है। आप 10 सालों बाद बोलोगे मैं काश मैं कर लेता, उससे अच्छा तो आप करिए। अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होते, आप फेल हो जाते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने ट्राई तो किया, आप किसी लेवल पे तो पहुँचे हो। आप प्लस कंपेयर करना भी है तो अपने को अपने लास्ट ईयर से कंपेयर करिए कि लास्ट ईयर मैं ये कर रही थी और इस साल मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। खुद से कंपेयर करिए, खुद से कंपेयर करिए, लोगों को देखना है तो उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, जेलसी मत करिए, इंस्पिरेशन लीजिए, खुद से कंपेयर करिए। और अगर आपका प्रोग्रेस हो रहा है तो बी हैप्पी, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर सुषमा, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने इतनी अच्छी बात की, हमने आपके बारे में जाना, समझा, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपकी पेंटिंग के बारे में, आपके पैशन के बारे में, और हमारे जो है दर्शक है उनको भी बहुत कुछ जो है सीखने को मिला है मैम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारी, आपका कीमती समय आपने हमें दिया।